स्टूडेंट, आंकड़ों को एकत्रित करके उनको संपादित कर लिया और उसको उसके उचित क्वालिटी और गुणों के आधार पर वर्गीकृत भी कर लिया। वर्गीकरण करने के बाद इम्पॉर्टेंट होता है कि जो भी वर्गीकृत आंकड़े हैं उसको इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए ताकि समझने में, देखने में अच्छा हो, समझने में आसानी हो, देखने में अच्छा लगे और तुरंत उससे रिजल्ट निकाला जा सके। एक्चुअली में हम रिप्रेजेंट क्या करना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरत है कि एक ऐसा तरीका अपनाया जाए कि जो आंकड़े हैं आसानी से हमारे सामने हो और बिना बहुत ज़्यादा मशक्क़त के आसानी से हमारे दिमाग में वो सारे आंकड़े आ जाए। इसके लिए आंकड़ों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है ताकि हम आसानी इसको पढ़ सकें। और आंकड़ों को इस प्रकार से प्रस्तुत करने को बोलते हैं सारणीयन। वैसे तो आंकड़ों के अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन सारणीयन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका होता है जो हम नॉर्मल लाइफ में डेली में बोलते हैं। सारणीयन का मतलब होता है सारणी तैयार करना, यानी कि टेबल्स तैयार करना, जहां पर टेबल के आधार पर आंकड़ों को दर्शाया। टेबल का मतलब होता है एक ऐसा तरीका जहां पर रोज और कॉलम में इस तरह से, यानी कि पंक्तियों में या फिर आपके लाइन में चीज़ों को शो किया जाता है। ठीक है, तो जब हम सारणीयन के बारे में पढ़ते हैं जो कि एक तरीका है आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का, जब भी हम आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण की बात करते हैं, सारणीयन की बात करते हैं, हमें समझ में आना चाहिए कि आंकड़ों की सारणीयन के अलावा भी और तरीके होते हैं जहां पर आंकड़ों को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, समांकों को दर्शाया जा सकता है। तो दर्शाने का सबसे पहला तरीका है कि टेबल बना के, दूसरा होता है चित्र के रूप में, और तीसरा होता है रेखा चित्र के रूप में। चित्र और रेखा चित्र के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आज की इस पूरी क्लास डेडिकेटेड है कि सारणीयन क्या होता है, टेबुलेशन क्या होता है, टेबल कैसे बनाया जाता है, टेबल बनाने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सा आधार है और कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझो कि सारणीयन कहते किसे। कॉलम तथा पंक्तियों का व्यवस्थित रूप सारणी कहलाता है। सारणी एक ऐसा तरीका होता है जहां पर आंकड़ों को कॉलम और पंक्तियों में दर्शाया जाता है। ठीक है, ये कॉलम और ये पंक्तियां होती हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमें क्लास के नंबर, ये हो गया क्लास 6 हो गया, ये क्लास 7 हो गया, ये क्लास 8 हो गया, ये क्लास 9 हो गया, इनको की छात्रों की संख्या को हम शो कर रहे हैं। तो ये जो प्रेजेंटेशन है जहां पर देख के ही लगता है कि क्लास और उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट शो करे होंगे, तो इनको इस प्रकार से प्रस्तुत करना ही क्या होता है, सारणीयन होता है। इसको हम टेबल या तालिका क्या बोलते हैं, सारणी को दूसरा नाम दिया था तालिका के रूप में प्रस्तुत करना, तालिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेबल। ठीक है, तो इस चीज को नीस व्यंजन ने अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया है कि एक सांख्यिकीय सारणी आंकड़ों का कॉलम तथा पंक्तियों के रूप में एक व्यवस्थित संगठन होता है। एक सुंदर तरीके से कॉलम और जब होते हैं इसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल। जब इन सेलों में आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाए ना तो देखने में भी अच्छा लगता है, सुव्यवस्थित होता है, आकर्षित होता है, अच्छा होता है। टेबल बहुत बढ़िया तरीका होता है, आसानी से हम आंकड़ों को, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन, उसके हेडिंग, उसके सबहेडिंग सब कुछ दिए होते हैं और उसी आधार पर ये बनाया जाता है। तो जो सारणीयन होता है, सारणीयन सारणी में आंकड़ों को प्रस्तुत करने की जो विधि होती है उसको सारणीयन कहते हैं। मतलब सारणीयन वास्तव में आंकड़ों को खानों व पंक्तियों में प्रस्तुत करने की विधि है या प्रक्रिया है जिससे आंकड़ों की विशेषताओं को स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे हमने आंकड़े बनाए, तालिका बना रहे हैं, ठीक है, छात्र संख्या की, तो यहाँ पर लिख दिया हमने गर्ल्स और यहाँ पर लिख रहे हम बॉयज़ और यहाँ पर लिख रहे हम टोटल। तो हम देख के बता सकते हैं कि भाई ये गर्ल्स है और ये बॉयज़ है और इसका टोटल है। मतलब इस प्रकार से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया तो आसानी से देख के उसके गुणों के बारे में हमें क्या लगा सके, पता लगा सके आसानी से। तो ब्लेयर ने कहा सारणीयन विस्तृत अर्थों में कॉलम और पंक्तियों के रूप में आंकड़ों का एक क्रमबद्ध व्यवस्था होती है जहां पर आंकड़ों को किसके रूप में, तालिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिए, एक होता है वर्गीकरण जहां पर आंकड़ों को गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, बांटा जाता है। दूसरा होता है सारणीयन जहां पर उन गुणों के आधार पर टेबुलेशन। तो ये इन दोनों में कभी कभी अंतर भी पूछा जाता है। अगर अंतरों की बात करते हैं, आपके सामने कुछ अंतर दिए हुए हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहला है वर्गीकरण में आंकड़ों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत, यहाँ पर कल बांटा जाता है, बांट के रखा जाता है, अभी कहीं पर रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। जबकि वर्गीकरण करने के बाद उनको उनके गुणों के आधार पर सारणीयन तैयार किया जाता है, मतलब टेबल के रूप में उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गई,
उसको अब रिप्रेजेंट कर दिया तालिका के रूप में। वर्गीकरण में आंकड़ों को उनकी समानता और असमानता के अनुसार अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है, जबकि यहाँ पर ऑलरेडी वर्गीकृत आंकड़ों को रेखाओं तथा विभिन्न स्तंभों और पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट होता है वर्गीकरण सांख्यिकीय विश्लेषण की एक विधि है। ये एक विधि मात्र है सांख्यिकीय विश्लेषण की, जबकि यह जो है आंकड़ों को प्रस्तुत करने की एक विधि है, एक प्रक्रिया है जहाँ पर आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। वर्गीकरण के अंतर्गत आंकड़ों को वर्गों और उपवर्गों में बांटा जाता है, जबकि यहाँ पर आंकड़ों को शीर्षकों और उपशीर्षकों के अंतर्गत दर्शाया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी तो बटा हुआ है। उन जो भी यहाँ पर वर्ग होते हैं, वर्गों को हम शीर्षक में रखते हैं, उपवर्गों को हम उपशीर्षकों में रख के फिर उसको बांट। लास्ट में है वर्गीकरण में प्रतिशत, अनुपात आदि नहीं दिखाए जाते, यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि यहाँ बांटा गया है। जबकि जब सारणीकरण किया जाता है प्रतिशत, अनुपात मतलब उसकी हर एक यूनिट को प्रॉपर वे में दर्शाया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया हम वर्गीकरण। अब मेनली हमें ये समझना है कि सारणीकरण आखिर बनाया ही क्यों जाता है, क्योंकि हर एक चीज के पीछे एक प्रमुख मकसद होता है, उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर सारणीकरण करने यानी कि टेबुलेशन यानी कि तालिका बनाने के पीछे भी कुछ प्रमुख उद्देश्य है। अनुसंधान का उद्देश्य प्रकट करता है। तालिका में सबसे पहले हेडिंग लिखा जाता है कि यहाँ पर हम क्या, जैसे किसी विद्यालय की छात्र संख्या को प्रस्तुत करनी होती, छात्र संख्या की टेबल, तो हम लिखते हैं विद्यालय की छात्र संख्या, मतलब टेबल ये बताता है कि हम छात्र संख्या को प्रस्तुत कर रहे हैं, जहाँ पर कक्षावार, कक्षा के बाद फिर बालक, फिर बालिका, फिर टोटल हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कक्षावार। तो तथ्यों की विशेषताओं को स्पष्टीकृत करता है कि जो तथ्य हमारे आंकड़े हैं, ये आंकड़े किस आधार पर लिए गए, इनका विकसित मकसद क्या है, विशेषता क्या है, गुण क्या है, ये प्रस्तुत होता है। न्यूनतम स्थान में तथ्यों का प्रस्तुत, तालिका कम से कम स्थान में ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़ों को आसानी से प्रस्तुत कर देता है, बहुत ही अच्छे तरीके से। और सांख्यिकीय विश्लेषण, तालिका के माध्यम से विश्लेषण करना आसान होता है, आसानी से हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। सारणीकरण का महत्व क्या है, इसके गुण क्या है इसका सबसे पहला, ये बहुत ही छोटा होता है लेकिन पर्याप्त होता है, हम आसानी से अपने सभी आंकड़ों को इसकी मदद से प्रस्तुत करते हैं, सबसे पहला इसका फायदा होता है। दूसरा, सारणीकरण दिखने में आसान होता है, मतलब आकर्षक होता है, एट्रैक्टिव होता है। इसको अलग अलग रंगों के माध्यम से, अलग अलग फॉन्ट के माध्यम से, डिज़ाइन के माध्यम से, रूप रंग तरीके से दिखाया जाता है। आपने न्यूज़पेपर देखते होंगे, अलग अलग प्रकार से तालिका बनी होती है, बहुत बढ़िया तरीके से बनाया जाता है, दिखने में आसान होता है, एट्रैक्टिव होता है, नज़र तुरंत दौड़ जाती है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रकार से डिज़ाइनों का प्रयोग किया जाता है। आंकड़ों का सरलीकरण, आंकड़े बहुत सारे होते हैं कि अगर वर्गीकृत कर भी दो तब भी उसको समझने में टाइम लग जाता है, लेकिन अगर उसको तालिका के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया जाए, उसके शीर्षक उपशीर्षक लिखे रहते हैं, ठीक है, तो शीर्षक और उपशीर्षक के माध्यम से हम आंकड़ों को आराम से पढ़ और समझ सकते हैं। इससे समय की बचत होती है, हमें हर एक डेटा को अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, समस्या का प्रॉपर ज्ञान हो जाता है, प्रॉपर जानकारी हो जाती है। तुलना करने में सहायक होता है कि हम अलग अलग आंकड़ों, अलग अलग तालिका को, अलग अलग सारणी को अलग अलग समय के साथ, अलग अलग स्थान के साथ तुलना कर सकते हैं ईजिली। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे द्वारा एकत्र की गई आंकड़ों में कोई अगर जानकारी अशुद्ध होती है, उसका भी पता लगाया जा सकता है। तो तालिका के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे गुण होते हैं जिसके आधार पर। अब बात यह है कि एक अच्छी तालिका जब हम बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो उसके प्रमुख गुण कौन से होने चाहिए। गुण का मतलब क्वालिटी। एक अच्छी गुड टेबल की क्वालिटी क्या है। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, सबसे पहला होता है कि एक टेबल का आकार पर्याप्त होना चाहिए आंकड़ों के आधार पर। ये बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ बहुत बड़ा भी नहीं, इतना बड़ा मत बना दो कि तालिका के जो गुण होते हैं वही खत्म हो जाए, और इतना भी छोटा भी नहीं बना दो कि पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आए। तालिका आंकड़ों के आधार पर उचित प्रारूप में, उचित रूप में बनना चाहिए। नेक्स्ट, तालिका सबसे पहली बात तो ये, अगर आंकड़ों को दर्शा रहे, तालिका इस प्रकार से बनाया जाए ताकि उससे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए। ऐसा तो नहीं है कि आकर्षक बनाने के चक्कर में इतना अधिक आपने कॉम्प्लिकेट कर दिया, रंग बिरंगे भर दिए, तो हमारे उद्देश्य का पता नहीं आंकड़े क्या है और क्या हमारे उद्देश्य। ऐसा नहीं होना चाहिए। आंकड़े स्पष्ट होने चाहिए, हेडिंग सब हेडिंग बहुत बढ़िया तरीके से लिखे होने चाहिए। हेडिंग का अगर सब हेडिंग है, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर बालकों की संख्या है कक्षा,
कक्षा के नीचे भी अगर वर्ग भी दे रखे तो वर्ग लिखे हैं, बालक बालिका भी दे रखा है, वो प्रॉपर वे में होना चाहिए ताकि स्पष्ट हो, तुलना करना आसान हो और दिखने में भी आसान हो। ये तरीका हमारा होना चाहिए, आकर्षक भी होना चाहिए, तुलनीय होना चाहिए, तब एक अच्छी तालिका बन के हमारे सामने आ जाती है। अब तालिका कैसे बनाया जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है। तालिका का प्रारूप, जब भी तालिका बनाते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि हमारे उद्देश्य के अनुसार हम बहुत सारे तालिका तैयार करते हैं, तो जो भी अपने उद्देश्य तालिका होती है उसका एक क्रम देते हैं। मान लो नंबर 1 तालिका है, नंबर 2 है, जो भी है वो तैयार करते हैं। तालिका का शीर्षक, जैसे मान लो हम छात्र संख्या दिखा रहे हैं तो विद्यालय की क्या दिखा रहे हैं, हम छात्र संख्या दिखा रहे हैं, उसका शीर्षक यहाँ पर होना चाहिए। और इससे रिलेटेड कोई नोट होता है तो हमें दिखा छात्र संख्या, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कक्षा वार, कक्षा के अनुसार होना चाहिए, कक्षा वार होना चाहिए। ठीक है, अब इसके शीर्षक यहाँ पर क्या होता चाहिए, यहाँ पर हम दिखाएंगे छात्र संख्या, यहाँ पर हम पंक्ति शीर्षक लिखेंगे कि यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, कक्षा, और छात्र संख्या में उपशीर्षक लिखेंगे। मान लो को बांटना है 2 ग्रुप में, एक हो गए बालिका और एक हो गए बालक, और उसके नीचे यहाँ पर सूचनाएं आती हैं कि कितनी संख्या है, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, और यहाँ पर हमेशा टोटल लिखा जाता है, और इधर का टोटल भी यहाँ लिखा जाता है, और इधर का टोटल भी यहाँ लिखा जाता है, टोटल। तो तालिका एक बहुत बढ़िया तरीके से शीर्षकों के साथ, उपशीर्षकों के साथ, इवन ये जो पंक्ति बनाई जाती है, पंक्ति का भी शीर्षक होना चाहिए, और ये जो आपका कॉलम है, कॉलम का शीर्षक भी यहाँ होना चाहिए प्रॉपर वे में। अभी मैं कुछ तालिका बना के दिखाऊंगा एक्चुअली में किस तरह से बनता है, और बाद में फुटनोट होना चाहिए कि आखिर ये इसमें आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा, ये आंकड़े आपको मिले कहाँ से, सोर्स भी आपका होना चाहिए उसी के अंदर। कोशिश ये करनी चाहिए एक पेज में कम से कम तालिका बन के तैयार हो, ताकि एक ही जगह सब कुछ हो चुके। समझ में आ गया, ये हो गया इसका फॉर्मेट। आज जब तालिका बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, उसके कुछ आधार होते हैं। ये तालिका बनाने के अगर आधार पता न चले तो फायदा क्या हुआ। तो तालिका किस प्रकार से बनाया जाता है, तो सारणी के प्रकार, तालिका के प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक उद्देश्य के अनुसार, दूसरा बनावट के आधार पर, और तीसरा मौलिकता के आधार पर। जब हम उद्देश्य के अनुसार तालिका की बात करते हैं, यहाँ पर 2 प्रकार की तालिका होती हैं। एक के सामान्य उद्देश्य सारणी, और दूसरा होता है विशेष उद्देश्य सारणी। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ अभी बताता हूँ। अगर हमने बनावट यानी कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, इसके अनुसार सारणी जब बनाई जाती हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक है सरल सारणी और दूसरा होता है जटिल। जटिल का मतलब होता है जो सरल ना हो, और जटिल के भी कई तरीके होते हैं, जिसमें द्विगुणी सारणी आती है जहाँ पर 2 गुणों को दर्शाया जाता है, त्रिगुणी सारणी होती है जहाँ पर 3 गुणों को दर्शाया जाता है, और 3 गुण से ज़्यादा सारणी जब होती हैं, मतलब 3 से ज़्यादा गुणों को जब एक साथ दर्शाया जाता है तो उसको बहुगुणी सारणी के नाम से जानते हैं। और लास्ट टाइप होता है मौलिकता, आंकड़े जैसे हैं वैसे दर्शा दिया जाए तो मौलिक सारणी, और आंकड़ों में अगर फेरबदल किया जाता है तो उसको व्युत्पन्न सारणी के नाम से जानते हैं। चलिए इन सबको अगर आपको समझना है थोड़ा एग्जाम्पल कैसे समझिए। उद्देश्य के आधार पर सारणी। उद्देश्य का मतलब होता है सामान्य उद्देश्य वाली सारणी। एक कुछ उद्देश्य आंकड़े तालिका बना दी जाती है जिसका सामान्य कोई उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य होता है, मतलब कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है, किसी विशिष्ट आधार के लिए दर्शाया जाए। अगर सारणी है मतलब आंकड़े हैं, आंकड़ों को बाद व्यवस्थित करना है, करके रख दो बस खत्म। जैसे छात्र संख्या है, छात्र संख्या को हमने दर्शा दिया, कोई विशेष उद्देश्य नहीं, केवल छात्र संख्या को दर्शाना यही उद्देश्य है। जब कोई विशेष बिना किसी विशेष उद्देश्य को आंकड़ों को केवल व्यवस्थित तरीके से लिखने के लिए सारणी बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं सामान्य सारणी। मतलब क्रक्सटन और क्रॉन ने एक्सप्लेन किया है, सामान्य उद्देश्य वाली सारणी का प्राथमिक तथा एकमात्र उद्देश्य मांगों को यानी कि समंकों को, सॉरी मांग लिखा हुआ है यहाँ पर, गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा समंकों को। समंकों को इस प्रकार रखना होता है कि व्यक्तिगत पद पाठक द्वारा शीघ्र ढूंढे जा सके। मतलब आंकड़ों को केवल एक सुव्यवस्थित तरीके से रखना और उसके लिए एक सारणी तैयार करना, उसको बोलते हैं सामान्य सारणी। लेकिन जब हमारे पास कोई विशेष उद्देश्य होता है, जैसे कि छात्रों की संख्या के आधार पर हम दिखाएं कि चलिए आप जो है वर्ग, कक्षा के वर्ग यानी कि शाखा के अनुसार सारणी तैयार कीजिए। कक्षा 11 और 12 के यानी कि विज्ञान वर्ग के कौन से कितने छात्र हैं, ठीक है, कॉमर्स वर्ग, वाणिज्य जिसको बोलते हैं, वाणिज्य वर्ग के कितने छात्र हैं, और फिर हमारा जो आर्ट वर्ग की, कला वर्ग के कितने छात्र हैं। तो जब हमारे पास एक विशेष उद्देश्य आता है और उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो आंकड़े तैयार किए जाते हैं
और इनकी जो सारणी तैयार की जाती है उसे विशेष उद्देश्य हेतु सारणी कहते हैं। क्रॉक्सटन एंड काउडन ने कहा कि संक्षिप्त सारणी जो सामान्य का आकार अपेक्षाकृत छोटी होती हैं, किसी निष्कर्ष अथवा कुछ निकट संबंध वाले निष्कर्षों को, मतलब यहाँ पर सारे आंकड़ों को नहीं लिए जाते हैं, यहाँ पर केवल कुछ ही आंकड़े लिए जाते हैं जो हमारे उद्देश्य को प्रतिबिंबित। जैसे हमने कहा अगर वर्गों की शब्द दिखाना विज्ञान वाणिज्य, ये केवल कक्षा 11 और कक्षा 12 में होता है, तो बाकी कक्षा को ये आंकड़े लेने की जरूरत नहीं है, हमने केवल इन्हीं दोनों को ले लिया और हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हो गई। उसके बाद होता है बनावट के आधार पर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके आधार मतलब सारणी तैयार करने के आधार पर। अगर बनावट के आधार पर देखें तो सारणियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक होती है सरल सारणी और एक होती है जटिल सारणी, कॉम्प्लेक्स। सरल यानी कि सिंपल टेबल। जब हमारे पास आंकड़ों का केवल एक ही गुण विद्यमान होता है, एक ऐसी सारणी जहां पर आंकड़ों को केवल एक ही गुण को रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है, तो ऐसी सारणी या तालिका को हम सामान्य तालिका या फिर सरल सारणी के नाम से जानते हैं। जैसे भारत के विभिन्न राज्यों की जनसंख्या दर्शानी, केवल जनसंख्या बस, एक तरफ हो गया राज्य, एक तरफ हो गया राज्यों की जनसंख्या। उत्तर प्रदेश में 45 करोड़ लोग रहते हैं, उत्तराखंड में 2 करोड़, मध्य प्रदेश में 24 करोड़ और महाराष्ट्र में 21 करोड़ लगभग में। अब यहाँ पर लिखा ये कहाँ से ले लिया, ये ले लिया हम भारत के census.com में, जो कि 2011 के आंकड़े दर्शा रहे, बस सोर्स लिख दो। एक सामान्य, केवल जनसंख्या को दर्शाया जाए तो सामान्य यानी कि सरल सारणी बोलते हैं। लेकिन जब हमारे पास एक से ज़्यादा गुण होते हैं, किसी भी आंकड़ों के एक से ज़्यादा गुणों को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो एक से ज़्यादा गुणों को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सारणी तैयार की जाती है उसे जटिल सारणी के नाम से जानते हैं। जटिल सारणी भी 3 प्रकार की होती हैं, जहाँ पर 2 गुण बताए जाते हैं, 3 गुण दर्शाए जाते हैं या 4 गुण। तो सबसे पहला यहाँ पर द्विगुण सारणी का डबल है। यहाँ पर मतलब क्या होता है, 2 गुणों को दर्शाया जाता है। कितने गुणों को? 2, यानी कि आंकड़ों के 2 गुणों को आपस में तुलना करने के लिए जो एक सारणी तैयार की जाती है। जैसे मान लो जनसंख्या को ही दर्शाना है, पहले केवल जनसंख्या को ले लिया, अब जनसंख्या को 2 भागों में बांटा, एक पुरुष मेल और दूसरा फीमेल। तो यहाँ पर जनसंख्या भी दर्शाना हो गया, पहला गुण तो ये है, और जनसंख्या को पुरुष और महिला के हिसाब से बांट दिया, तो उससे हम क्या बोलते हैं, जैसे टोटल कुल जनसंख्या कितना था 45, मान लेते हैं 45 में पुरुष की जनसंख्या कितनी है 23 और स्त्रियों की संख्या कितनी है 22। तो ये हो गया हमारा क्या, द्विगुणी सारणी, जहां पर 2 गुण, एक लिंग क्या दर्शा रहा है, एक लिंग को दर्शा जा रहा है और एक टोटल नंबर को दर्शाया जा रहा है, बस हो गया। लेकिन जब हमारे पास 3 गुणों को एक साथ एक ही तालिका में दर्शाया जाए, उसको त्रिगुणी सारणी कहते हैं। 3 गुण, जैसे एक तो की जनसंख्या को दर्शा रहे हैं, एक दूसरा हमने किसको दर्शा दिया, लिंग को दर्शा दे रहे हैं, तीसरा हमने किसको दर्शा दिया, साक्षरता। तो एक साथ किसी भी चीज के 3 गुणों को जब एक ही तालिका में दर्शाया जाता है, जैसे पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं, जैसे हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में पुरुष कितने हैं टोटल 23 करोड़ और महिला कितनी है 22 करोड़। इसमें से अशिक्षित कितने हैं 10 करोड़ और शिक्षित कितने हैं 12 करोड़। पुरुष में शिक्षित कितने हैं, मान लेते हैं पुरुष में शिक्षित है तुम्हारे पास कितने 12 करोड़ और अशिक्षित कितने हैं 11 करोड़। तो इस प्रकार से जब एक से ज्यादा यानी कि 3 गुणों को एक साथ दर्शाया जाता है, देखिए संख्या, लिंग और साक्षरता, 3 गुण एक साथ आ गए, तो इसको त्रिगुणी सारणी के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इससे भी ज्यादा गुण एक साथ हो, 3 से ज्यादा गुणों को जब एक तालिका में प्रदर्शित किया जाता है, तो उसको बहुगुणी सारणी तालिका कहते हैं, यानी कि मैनीफोल्ड टेबल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड का मतलब 3 से ज्यादा गुण, जैसे जनसंख्या दर्शा रहे हैं, जहां पर लिंग आ गया, साक्षरता आ गया और साक्षरता के साथ साथ आयु को भी दर्शा दिया, तो 1, 2, 3 और 4 गुण एक साथ हो गए, साथ में राज्य भी है। तो मतलब जब 3 से ज़्यादा गुणों को एक साथ दर्शाया जाता है इस प्रकार से, और देखिए दिखने भी बड़ा आसान है, हमें पता चल गया ये पुरुष है, पुरुष में भी इतने शिक्षित है, इतने अशिक्षित है, उसमें भी 0 से 18 साल वाले इतने वाले होंगे, 18 से 40 वाले इतने, 40 से, मतलब यहाँ पर एक अट्रैक्टिव, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन भी है, अलग अलग खाने भी बने हुए हैं, तो इसको आप और बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर अलग अलग गुणों, क्योंकि तालिका बहुत सारे तरीके, इससे भी ज़्यादा गुण वाले, तो 4 है, 4 से भी ज़्यादा गुणों वाले होते हैं। लेकिन कभी कभी आंकड़ों को उसकी मौलिकता के आधार पर अगर बांटा जाए, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनलिटी, आंकड़े जैसे हैं वैसे ही, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मौलिक और एक होता है अमौलिक। व्युत्पन्न, मौलिक का मतलब होता है जैसे हमारे पास आंकड़े हैं वैसे ही हमने
रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, ठीक है ना, जैसे हम बात करते हैं इसको उत्तर प्रदेश 45,23,24,732। तो जैसे हमने मिला डेटा वैसा ही एज इट इज़ हमने लिख दिया। तो जैसा डेटा होता है, जैसे आंकड़े होते हैं, उसमें कोई भी फेरबदल हम नहीं करते हैं, जैसा है वैसा ही तालिका में उठा के रख दिया, वर्गीकरण जैसा हुआ वैसा ही लिख दिया, कोई भी हमने चेंजेस नहीं किए। ऐसे तालिका को हम मौलिक सारणी के नाम से जानते हैं। जबकि व्युत्पन्न नॉर्मली हम जब तालिका बनाते हैं हम सोचते हैं थोड़ा ईजी बने, 45 करोड़ 23 लाख इस तरह से दर्शाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो नॉर्मली यहाँ पर लिखते हैं जनसंख्या किसमें, यहाँ पर लिखते हैं किसमें, करोड़ में, और यहाँ पर हमने लिख दिया 45, यहाँ पर लिख दिया 2। तो सिंपल हो गया, कॉम्प्लेक्स नहीं हो गया। बस ये क्या, यहाँ पर अनुमानों के आधार पर माध्यमान, प्रतिशत या अनुपात या फिर निकटवर्ती में कन्वर्ट करके आपस में फिर लिख दिया। इससे समझना आसान होता है। थोड़ा सा अशुद्धियाँ तो आती है लेकिन पढ़ना आसान हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम व्युत्पन्न यानी कि डेरिवेटिव टेबल, जहाँ पर आंकड़ों के अपने उद्देश्यों के अनुसार थोड़ा सा फेरबदल किया जाता है। समझ में आ गया? ये था आपकी सारणियन। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि आंकड़ों को चित्रों के माध्यम से कैसे दर्शाया जाते हैं, चित्रमय प्रदर्शन ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं नेक्स्ट। तब तक अगर इस वीडियो में, इस क्लास में आपको कुछ डाउट रह गया है, कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया, बेझिझक मुझे बताइए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।